एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए ऐसा दिया हुआ है। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, नीचे कमेंट करें। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले इस बात को समझते हैं कि आपका मुख्य हल क्या है और इनका व्यापक हल क्या है। यह बात आपको समझ आनी जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला, अपने चतुर्थांश के अनुसार यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके त्रिकोणमितीय फलनों के मान याद करने पड़ेंगे। यानी कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, कौन से में नेगेटिव होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आप क्या करते हैं, अपना ASTC रूल काम में लेते हैं। ASTC क्या कहता है कि फर्स्ट में तो ऑल, सेकंड में साइन, कोसेक, एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। इसमें आपका टेन, टी का मतलब और टेन का उल्टा कोट, यानी टेन मतलब कोट साथ में आ गया, ऐसा समझो। सी का मतलब कोसेक, ये इसमें पॉजिटिव होता है, ये इसमें और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अभी इसकी एप्लीकेशन को यहाँ पर हमें लगाना है। अब देखो, जब हम मुख्य मान की बात करें तो वहां पर आपका जो x का वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच की बात की जाएगी। लेकिन जब इसको हम इस प्रकार से बात करें, x को n को शामिल कर ले साथ में, तो आपका वो क्या बन जाता है, इसका व्यापक हल बन जाता है। हाँ, आपके पास यहाँ पर 3 व्यापक हल है। एक साइन बराबर साइन के लिए, कोस बराबर कोस के लिए, टेन बराबर टेन के लिए। चलिए हम इसकी बात करते हैं। दोस्तों आपका जो टेन, यहाँ डायरेक्ट हल लिख रहा हूं मैं, जो दोस्तों आपका टेन कितना, पाई बाई 3 जो होता है वो कितना होता है, √3 होता है। ये तो √3 यानी पाई बाई 3 किस में लिया एंगल, हमने अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। उसके अलावा यहाँ पर ये देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हम जानते हैं कि टेन का मान जो है वो पाई एंगल के पश्चात क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसके अलावा हम और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम यह लिख सकते हैं, तथा आपका यहाँ पर tan x बराबर 10, यहाँ पर हम कितना लेंगे इसके लिए, पाई प्लस, ये आपका एंगल कितना है, पाई बाई 3। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों आपका 10, यह 3 पाई यानी 4 पाई बाई 3 आ गया। तो इसके मुख्य हल क्या आ गए, देखो यह जो एंगल है, ये किस में है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो इसके मुख्य हल क्या आ गए। ओके दोस्तों, ये बात आपको थोड़ा है जो धीरे से समझ आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया। यहाँ पे दोस्तों मैंने सिंपल किया। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के मान पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। उसके बाद इसका मान कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें फर्स्ट से इस क्वाड्रेंट में आने के लिए मुझे कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा, देखो 0 से पाई। तो यहाँ पर पाई प्लस यहाँ पे एंगल कितना है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमें कितना एंगल लेना पड़ेगा, पाई बाई 3, यानी पाई प्लस पाई बाई 3। ओके, समझ आ गया होगा शायद। अभी नहीं आया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अन्य वीडियो को देखिए, आ जाएगा। तो मुख्य हल क्या आ गया, देखिए दोस्तों, इसके पाई बाई 3 तथा आपका 4 पाई बाई 3 आ गया। और इसका व्यापक हल देखो आपका क्या होता है, 10 के लिए x बराबर n पाई प्लस y यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, 10x बराबर 10y, 10x बराबर 10y, y की जगह कितना है आपका, पाई बाई 3 है। ओके, तो ये है दोस्तों आपका, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आया है तो आप इनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया मतलब आपका चुटकी बजाने जितना आसान काम है।
धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको सेक x बराबर 2 दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह जो समीकरण है इसका मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करना है। तो पहले समझ लेते हैं कि भला ये मुख्य हल क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो x है इसका वैल्यू जब हम 0 से 2 पाई के बीच लेते हैं तो मुख्य हल कहलाता है, और x का वैल्यू जब हम इस प्रकार से ले लेते हैं तो आपका व्यापक हल कहलाता है। तो यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। एक तो देखो साइन के लिए व्यापक हल यह होता है, कोस का आपका जनरल सॉल्यूशन यह होता है, टेन का जनरल सॉल्यूशन यह होता है। उसके बाद आपके पास यहां पर 4 चतुर्थांश है, उसको ऐसे समझेंगे ASTC। ए का मतलब ऑल, यानी फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कोट, और इसमें कोसेक आपका पॉजिटिव होता है। ओके, अब इस एप्लीकेशन को यहां पर हम काम में लेंगे। देखो याद करो आपका जो सेक π/3 होता है वो कितना होता है दोस्तों, आपका 2 होता है। यानी 2 को क्या लिख सकते हैं हम, सेक π/3 लिख सकते हैं। उसके अलावा यहां पर अब इन चतुर्थांश का जो एप्लीकेशन है उसको हम काम में लेंगे। आपका सेक का यहां पर देखो पॉजिटिव वैल्यू है, तो देखो सेक का कौन से चतुर्थांश में वैल्यू पॉजिटिव है, 4th चतुर्थांश में वैल्यू पॉजिटिव है। आपको कोई भी एंगल दिया गया है उसको 4th चतुर्थांश में लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे, 2 पाई माइनस एंगल करेंगे। सेकंड में लाना है तो पाई माइनस एंगल करेंगे। ये कहां से लेके आना है ध्यान रखना, ये भी आपको समझ आना चाहिए। आपका यहां पर फर्स्ट में थीटा है तो इसमें पाई माइनस थीटा हो जाएगा, इसमें 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये किस में है, आपका दोस्तों फर्स्ट में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 2 पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। और ये हम किस में पहुंच गए, अपना 4th में। 4th में आपका सेक क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहां पर इसके मुख्य हल क्या बन गए, मुख्य हल बन गया दोस्तों एक आपका π/3, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 पाई माइनस π/3 यानी 5 π/3 आएगा। ये आ गया मुख्य हल। अब बात करनी है इसके व्यापक हल की। तो व्यापक हल में देखिए हम इसको क्या करते हैं, कोस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, देखो व्यापक हल के लिए आपका दोस्तों जो सेक x है वो क्या होता है, 1/cos x होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, cos x बराबर यहां बराबर cos, अंत कर दो, cos आपका π/3 और cos x का व्यापक हल आपका क्या होता है दोस्तों, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। यहां पर कितना है आपका, π/3 है। ओके, अर्थात सेक x बराबर 2 का व्यापक हल क्या होगा, यही होगा जो कि किसका है, आपका कोस का। क्योंकि यहाँ पे कोस और सेक क्या है, एक दूसरे के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध से रिलेटेड है, नहीं एक दूसरे के साथ संबंधित है। तो यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस π/3 है। या ऐसे समझ लीजिए कि आपको जब कोट का निकालना होगा तो उसको tan के फॉर्म में लिख के निकाल लेंगे, साइन का निकालना होगा। या ऐसे समझ लीजिए कि सेक और कोस का व्यापक हल सेम होता है,
टेन कोट का व्यापक हल सेम, साइन कोसेक का व्यापक हल सेम। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर त्रिकोणमितिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट करें, चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको यह दी गई जो इक्वेशन है इसका मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करना है, यानी मेन एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली बात यहाँ पे आप ये समझिए कि साइन का जनरल सॉल्यूशन ये होता है, कोस के लिए जनरल सॉल्यूशन ये होता है, tan = tan के लिए जनरल सॉल्यूशन ये होता है। अब देखो यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसको ऐसे याद रख सकते हैं ASTC। सेकंड में साइन के साथ कोसेक आ गया, थर्ड के लिए tan कोट, फोर्थ के लिए कोसेक। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको ये कितना वैल्यू दे रखा है, -√3 दे रखा है। एक बार आप माइनस को भूल जाओ, √3 को देखो। आपका √3 कब आता है, जब आपका कोट, देखो यहाँ पर कोट बराबर क्या होता है आपका, कोट थीटा बराबर होता है आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर कोस 30 डिग्री जो डिग्री है उसका वैल्यू होता है √3/2, यानी यहाँ पे आपका कोट π/6 के लिए वैल्यू कितना आएगा, √3 आएगा, और ये माइनस। तो यहाँ पर साइन और आप है जो कोस की वैल्यू याद रखिएगा। उसके बाद है जो इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत अरेंज करके अपना बाकी वैल्यूज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर यह जो माइनस साइन है इसको मुझे हटाना है। तो देखो इसके लिए हम कौन सा एप्लीकेशन काम में लेंगे, अपना क्वाड्रेंट का यानी अपना चतुर्थांश का एप्लीकेशन काम में लेंगे। आपका ये फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। जहाँ जो मैंने लिखा है वही वहाँ पॉजिटिव होता है, उसके अलावा वहाँ अन्य सभी नेगेटिव रहते हैं। तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। यह जो एंगल है π/6 ये किसका है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी 0 से π/2 के बीच का एंगल है। तो इस एंगल को इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए, इस एंगल को इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे यहाँ पर π-θ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इस एंगल को जब मैं π-θ लिखूंगा, यानी π-π/6 हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो आपका है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, आप माइनस को देखिए मत, केवल आप इसको देखिए इतने को। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और बार माइनस पड़ा तो ये माइनस माइनस आपके एक दूसरे को काट देते हैं। यानी आपके पास ये बराबर क्या लिखा जा सकता है, कोट π-π/6 लिखा जा सकता है। और कोट π-π/6 को आप क्या लिख सकते हैं, सोल्व करेंगे तो देखो 6π-π यानी 5π/6 लिख सकते हैं। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, देखो कोट की बात की जा रही है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात की जाएगी, या ऐसे लिख देता हूं, देखो मैं यहाँ पर एक तो देखो यह किस में, सेकंड में नेगेटिव है, और उसके अलावा ये आपका फोर्थ में भी नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव। तो फोर्थ में किसी एंगल को ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2π-θ करना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, कोट 2π-θ कितना आपका यहाँ पर π/6 है, बराबर कितना होता है, -√3 होता है। या ऐसे समझिए बराबर कितना होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू जब हम एंगल के रूप में लिखेंगे तो ये इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए नेगेटिव होता है, तो माइनस कोट π/6 ऐसा लिखा जाएगा। ओके, यह देखिए थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको ये चिन्ह क्या प्लस माइनस करना समझ आएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा दिक्कत आए, लेकिन समझ आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो मुख्य वैल्यू है वो कैसे लिया जाता है, आपका x का जो वैल्यू है वो 0 से 2π के बीच लेकर मुख्य एंगल का, यानी आपका मुख्य मान यहाँ पर
निकल आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास मुख्य हल क्या आ गए, मुख्य हल आ गए दोस्तों एक ये आपका 5π/6। उसके बाद इसको सोल्व करो, कितना आपका 11π/6। ओके, अब इसके हम व्यापक हल की बात करेंगे। तो देखिए हमें tan का पता है लेकिन कोट का पता ही नहीं है। तो ध्यान रखो आपका जो कोट है, कोट x बराबर क्या होता है 1/tan x होता है। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ रखना है, देखो यहाँ रख दो, ठीक है। इसमें यहाँ 1/tan x करेंगे, यहाँ भी 1/tan π/6 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका tan x बराबर क्या आ जाएगा, tan 5π/6 आ जाएगा। ओके, और tan का व्यापक हल क्या होता है आपका, ये दोस्तों tan का tan x बराबर tan y के लिए ये व्यापक हल होता है। तो हम लिखेंगे अंतः या ऐसे लिख दो, अंतः x बराबर आपका क्या n π प्लस y, y यहाँ पर कितना है देखिए 5π/6 है। अब ये लिखने के बाद हम फाइनली लाइन लिख देंगे, अर्थात यह जो आपका जनरल सॉल्यूशन है ये वास्तव में यहाँ पर किसका जनरल सॉल्यूशन है, आपका इस इक्वेशन का जो आपको दे रखी है उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका tan और कोट का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, दिए गए एंगल के लिए यानी दिए गए समीकरण के लिए आपका सेम होता है। तो यहाँ लिख देंगे अर्थात कोट x बराबर -√3 का व्यापक हल आपका क्या निकल कर आया है, x बराबर यहाँ पर जो n है वो आपका बिलोंग्स टू z है। ओके, ये लिखना ना भूलिए, x बराबर n π प्लस 5π/6 है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 NCERT मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अन्य वीडियो को देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर दोस्तों आपको दो चीज़ें समझनी है। पहली बात कि यहाँ पर देखो मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करना है। तो मुख्य हल किसको कहते हैं, जब यहाँ पर x की वैल्यू आप रखते हैं किसके बीच, 0 से 2π के बीच, तो वह आपका मुख्य मान कहलाता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है या प्रिंसिपल हल कहलाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, उसके बाद व्यापक हल के लिए दोस्तों साइन इक्वेशन के लिए यह है, कोस के लिए यह है, tan के लिए आपका यह है, और कोसेक के लिए भी देखो सेम होगा। यहाँ पे सेक की बात की जाएगी तो कोस का सेम होगा, कोट की बात की जाएगी तो tan का सेम होगा। ओके, चले यहाँ पर इसके अलावा एक और बात आपको समझनी है, वो है ASTC। ये भला क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में tan कोट, फोर्थ में कोसेक पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो आपका ये क्या दे रखा, कोसेक इक्वल टू -2 दे रखा है। तो देखो कोसेक का आपका यहाँ पर केवल 2 को देखो, माइनस को छोड़ दो। 2 वैल्यू कब आता है, जब कोसेक आपका कितना है, कोसेक π/6 है। कोसेक π/6 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आपका 2 होता है। अब देखो ये जो माइनस है, इस माइनस को मुझे रिमूव करना है। तो अब इसके लिए मैं किसको काम में लूँगा, अपनी इस एप्लीकेशन को काम में लूँगा। देखिए आपका कोसेक फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, सेकंड में पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड में नेगेटिव है। तो इस एंगल को मैं थर्ड में ले आऊँगा, और कोई भी एंगल जैसे फर्स्ट में, यहाँ पे π/6 आपका किस में है, फर्स्ट में। फर्स्ट में मतलब क्या हुआ, 0 से π/2 के बीच का एंगल है। इसको मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पाई प्लस थीटा। देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, पाई, और प्लस थीटा करेंगे इसमें आ जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर कोसेक पाई प्लस
थीटा की जगह कितना है दोस्तों, π/6 है। और ध्यान क्या रखना है, ये फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। और बार पहले से देखो आपका क्या पड़ा है, नेगेटिव पड़ा है, इसीलिए हमने इसको उस कोऑर्डिनेट में लेकर आए जिसमें ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ माइनस गुणा माइनस गणित में हम जानते हैं क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी फाइनली यहाँ पर जो आपका बाहर माइनस है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा ऐसा करने से, कोसेक पाई प्लस π/6। ओके, हाँ यह आपका दोस्तों जब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां लिख देता हूं, चलिए यह आएगा आपका 7π/6 आएगा। अब इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं कि यहां पर इसमें तो नेगेटिव होता है, ये तो हमने बात कर ली। उसके बाद इसमें भी नेगेटिव होता है। इसमें किसी एंगल को लाने के लिए हम क्या करते हैं, 2π-θ करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोसेक 2π माइनस कितना, π/6 बराबर माइनस कोसेक π/6। ओके, बराबर कितना वैल्यू देगा दोस्तों आपका, -2। तो यहाँ पर इसके ये जो आपके दो वैल्यू निकल कर आई है यहाँ पर एंगल की, ये किसके बीच है, 0 और 2π के बीच है, यानी आपका ये इसके मुख्य हल है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो यहाँ हम लिखेंगे मुख्य हल। क्या निकल गया दोस्तों, यहाँ पर 7π/6 निकल गया। और इसको सोल्व कीजिएगा, कितना आएगा, 12π माइनस π यानी 11π/6 आ गया। ओके, अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए देखिए हम अपने कोस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में, सॉरी कोसेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में। ओके, तो देखो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसको ध्यान से समझते हैं। आपका कोसेक x जो होता है वो बराबर कितना होता है, 1/sin x होता है, ठीक है। तो यहां पर आप जब 1/sin x रखेंगे, यहां पर देखो तो यहाँ 1/sin x बन जाएगा, यहाँ 1/sin π/6 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, sin x बराबर sin 7π/6 बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो sin x इक्वल टू sin y के लिए आपका जनरल सॉल्यूशन क्या है, यह है। तो यहाँ पर y की जगह कितना है, देखिए 7π/6 है। तो यहाँ लिखेंगे अंतः x बराबर कितना, n π प्लस -1 की पावर n, y की जगह कितना 7π/6। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जो हम y का वैल्यू लेंगे वो इन दोनों में से, जैसे यहाँ पे बात की जा रही, इन दोनों में से छोटा कौन सा वो लेंगे। ओके, तो ये तो दोस्तों किसके लिए आया है, साइन के लिए आया है। यहाँ पर जो साइन के लिए आया इसका मतलब क्या है, वही आपका कोसेक के लिए है। तो हम यहां पर लिख देंगे अर्थात कोसेक x बराबर -2 का व्यापक हल, x बराबर ये लिख दो सेम टू सेम n π -1 की पावर n 7π/6 है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है जो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अन्य वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन 5 सोल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमितीय फलन। इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लिखी जो कि हमारे अन्य किसी क्वेश्चन में काम आई थी और आगे भी आएगी। यहाँ पर आपको cos 4x इक्वल टू cos 2x दे रखा है और इसका व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्वप्रथम लिख देते हैं दिया है आपका, ये दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबको एक साइड ले आएंगे यानी पक्षांतरण कर देंगे इसका cos 2x का। तो हम जानते हैं कि पक्षांतरण करने पर होता क्या है, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो
और ये इस साइड आ गया, पीछे क्या बचा आपका दोस्तों, 0 बच गया, यानी cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 आ गया। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना फॉर्मूला काम में लेना है, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में समझा था। वो फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस cos b बराबर -2 sin a प्लस b बाई 2 मल्टीप्लाई sin a माइनस b बाई 2। ओके, तो यहां पर देखो ध्यान से, आपका a बराबर कितना है दोस्तों, 4x है, और b बराबर कितना, 2x है। तो यहां पर a बराबर 4x, b बराबर 2x बाई 2, और यहाँ a बराबर 4x माइनस b बराबर 2x बाई 2 ये लिखा। इक्वल टू में आपका दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर इसकी जगह देखो, यह हमने क्या किया है, ध्यान से देखो, यह जो टर्म है इसका इसके साथ कंपेयर किया, और फिर यहाँ जो a और b की वैल्यू वो यहाँ पर पुट कर दी, यानी आपका यह जो है वो इस फॉर्म में बन गया, और यह इक्वल टू किसके है, 0 के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, यहाँ पे कितना होगा, 6x होगा बाई 2 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ 4x माइनस 2x बाई 2 कितना, x हो जाएगा। और यहाँ जो आपका -2 है, जब इसको हम इस साइड लाएंगे तो ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर कोई यदि नंबर मल्टीप्लाई में है और जब उसका हम साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड में चला जाता है, और 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास sin 3x sin x इक्वल टू 0 आ गया। अब ध्यान से देखो, जब भी कोई दो संख्या आपस में मल्टीप्लाई में है, या यहाँ पे हम इसको टर्म कहेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई दो आपके ऐसी राशि जो मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू 0 हो रहे, इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक तो 0 होगी। 0 कब आता है फाइनली, जब कोई नंबर के मल्टीप्लाई में 0 आ जाए। यानी यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि sin 3x इक्वल टू 0 या sin x इक्वल टू 0। अब sin का वैल्यू 0 कब आता है, जब दोस्तों एंगल का वैल्यू कितना हो, n पाई हो। हमेशा n पाई के लिए sin क्या रहता है, 0 रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3x बराबर आपका n पाई है यहाँ इस कंडीशन के लिए, यहाँ x बराबर n पाई है। अब यहाँ पर अंतः व्यापक हल, व्यापक हल हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 3 को मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, n पाई बाई 3 आ गया। यहाँ पर x बराबर n पाई डायरेक्ट है, और जहाँ n बिलोंग्स टू आपका z, z क्या है, आपका पूर्णांकों का एक समुच्चय है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दिए गए समीकरण का व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले थोड़ा बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों साइन की इक्वेशन के लिए आपका जनरल सॉल्यूशन ये होता है, कोस की इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन ये होता है, टेन की इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन ये होता है। इसके अलावा एक और बात याद करना पड़ेगा दोस्तों, जो कोस 2n+1 पाई बाई 2 है वो इक्वल टू आपका 0 होता है हमेशा, चाहे n का आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख दो, ठीक है। और इसी के साथ आपका दोस्तों जो साइन n पाई है वो भी आपका इक्वल टू 0 होता है। अब हम यहाँ पर देखो अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एक सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले लगाने से होगा क्या, यह जो आपका इतना बड़ा टर्म है वो केवल 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो टर्म भी किस में रहेगी, आपके एक दूसरे के मल्टीप्लाई में रहेगी। और ये जो फॉर्मूले है हमने कहाँ पर सीखे थे, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में सीखे थे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम इन फर्स्ट 2 के लिए अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आपका, हालांकि स्पेस कम है आपका दोस्तों, कोस ए प्लस कोस बी बराबर होता है आपका 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाई कोस ए माइनस बी बाई 2। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कंपेयर करते हैं। तो a बराबर आपका कितना है, 3x है, b बराबर कितना है, x है। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कोस, a की जगह 3x, b की जगह x बाई 2, यहाँ कोस a माइनस बी यानी 3x माइनस एक्स बाई 2, और ये आपका जैसा है वैसा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है।
अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना बनेगा 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 कितना 2x बन गया, 3x माइनस एक्स कितना 2x बाई आपका कितना 2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x आ गया, ओके इसकी जगह, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर यहाँ भी कितना है cos 2x है, यहाँ कितना cos 2x है। एक बात आप गांठ बांध दो कि पहले आपको वही काम करना होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में जो आपको डायरेक्ट दिखाई देता है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या दिखाई दिया कि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि उस एक्सरसाइज में आपके बहुत इस फॉर्मूले का हमने यूज किया था, ओके। देखो यहाँ cos 2x है, यहाँ cos 2x। अब ये मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि बाहर आने वाला, तो इसको बाहर ले लिया, तो यहाँ पे ये बाहर चला गया, बचा क्या 2 cos x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, और ये आपका माइनस। अब देखो जब भी दो टर्म इस प्रकार से मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, या तो ये आपका इक्वल टू 0 है या ये टर्म इक्वल टू 0, यानी इनको अलग अलग इक्वल टू 0 लिख देना है। उसके बाद ध्यान से देखो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर डायरेक्ट हम काम में ले लेंगे। आपका cos 0 कब होता है, जब उसका एंगल 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पर आपका कितना है 2x, ये किसके इक्वल टू होना चाहिए, आपका cos 0 होने के लिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल टू होना चाहिए, तो इसको इसके इक्वल टू ले लिया। अब देखो यहाँ पर हम अपना कौन सा काम में लेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ये वाला थ्योरम काम में लेंगे। तो देखिए cos x और इक्वल टू कितना है 1/2, तो 1/2 कब आता है आपका cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, तो cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3। तो यहाँ से देखो आपका जनरल सॉल्यूशन में x बराबर क्या आता है 2n पाई प्लस माइनस y। यहाँ पे y कितना है आपका, देखो ये आपका y है, y कितना पाई बाई 3, तो 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पाई बाई 3 रख दिया, ओके, जहाँ n बिलोंग्स टू z। और यहाँ पर देखो आपका 2x बराबर हमने ये रखा, तो यहाँ x का वैल्यू चाहिए जनरल सॉल्यूशन में, तो हम इस 2 को दूसरी साइड जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में देखो पहले से कौन बैठा है 2 और एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, 2 × 2 कितना 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये है जो आपका क्या आ जाता है x का जनरल सॉल्यूशन आ जाता है, यानी इसका व्यापक हल आ जाता है। यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं अंततः व्यापक हल आपका ये ओके, ऐसा करके लास्ट में लिख सकते हैं, या यहाँ तक ही छोड़ते तो आपकी मर्जी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। धन्यवाद। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 चैप्टर त्रिकोणमिति फंक्शन क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको यह जो इक्वेशन दे रखी है इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी व्यापक हल निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर यह जो आपका इक्वेशन दे रखा है ओके, उसको हम क्या करते हैं इस प्रकार से यहाँ पर फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, इस प्रकार से मल्टीप्लाई में आ जाएगी। और जैसे हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं उसके बाद होता क्या है, हमें डायरेक्ट x का वैल्यू मिल जाता है इक्वल टू 0 करने के बाद, वैसा ही हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों फैक्टर करने के लिए हम किसको काम में लेंगे, फॉर्मूलों को काम में लेंगे, और यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। तो यहाँ पर देखो sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं जानता हूँ sin 2x बराबर 2 sin x गुना cos x होता है, पहले लिख देना है, दिया है। उसके बाद ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ cos x है, या भी cos x है, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, बीच में कुछ जो x का टर्म दे रखा था उसके हम टुकड़े करते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। देखो यहाँ cos x है, यहाँ cos x बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पर एक आपका ये फैक्टर बन गया, एक ये फैक्टर बन गया, इन दोनों का अलग अलग इक्वल टू 0 कर देंगे। cos x इक्वल टू 0 और यहाँ 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, या ऐसे समझ लीजिए, या आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर जो आपका यह इक्वेशन दे रखा है इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि यहाँ पर उसकी cos की टर्म है तो cos
को इक्वल टू 0 लिख सके, साइन को है तो साइन के इक्वल टू 0 कर सके, यानी साइन का वैल्यू निकाल सके और कोस का वैल्यू निकाल सके। जैसा समझना चाहे वैसा समझ लीजिए, लेकिन समझिए। अब देखो यहाँ पर हम अपना जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ओके, यानी व्यापक हल निकाल रहे हैं। तो व्यापक हल के लिए हम दोस्तों जानते हैं कि कोस आपका 0 कब होता है, जब उसका एंगल 2n+1π/2 हो। ये इसका जनरल वैल्यू होता है कोस को 0 करने का। इसमें n का वैल्यू कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, पूर्णांक में, तो ये आपका क्या आएगा, कोस 0 आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये कोस 0, इसका मतलब क्या हुआ, x आपका कितना है यहाँ पर इसके इक्वल टू होना चाहिए, यानी x का वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, यानी x इक्वल टू 2n+1π/2 आ गया, जहाँ n बिलोंग्स टू आपका z। अब देखो यहाँ पर जब आपके पास ऐसी कंडीशन बनती है तो हम क्या काम में लेते हैं, अपने इन थ्योरम को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे ये किसकी टर्म है, साइन की, तो हम साइन का थ्योरम काम में लेंगे, ठीक है। देखो -1/2 है, तो इसके लिए हम किसको काम में लेते हैं, अपने चतुर्थांश को काम में लेते हैं। जब भी माइनस का हमें वैल्यू दे रखा हो और उसका वैल्यू लिखना हो, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट में आपके सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और इसमें कोस पॉजिटिव, ओके। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू कौन से चतुर्थांश में आएगी, थर्ड में आएगी और फोर्थ में आएगी। आपको कम से कम वाला लेना है, थर्ड वाला लेना है, ओके। तो यहाँ पे थर्ड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यदि फर्स्ट में यहाँ पर थीटा एंगल है तो इसको थर्ड में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना आ गया पाई, और प्लस थीटा करते हम किस में पहुंच जाएंगे, थर्ड में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप केवल एक बार किसको देखो, इस 1/2 को देखो, आपका साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो आपके पास यहां पर क्या आ गया, वास्तव में साइन x बराबर माइनस साइन π/6 आ गया, ओके। अब ये माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको है जो हम इस चतुर्थांश में ले आएंगे, या ऐसे समझ लीजिए यहां पर आपका यह जो -1/2 है, ये कब आया है, जब एंगल आपका यहां पर साइन π+π/6 हो, ओके। तो इस चतुर्थांश में आपका स्थित है, मतलब यहाँ पर साइन, तो इस समय आपका ये वैल्यू क्या देगा, एंगल की वैल्यू नेगेटिव देगा। साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और यहाँ किस में, चतुर्थांश तीसरे में है, तो माइनस दिया है इसी वजह से। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका ऐसा लिख सकते हैं, साइन x इक्वल टू -1/2 के लिए π+π/6 लिख सकते हैं, ओके। और ये कितना होगा, कैलकुलेशन करेंगे 7π/6 आएगा। अब देखो इसके लिए आपका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n मल्टीप्लाई y होता है। तो यहाँ पर y की जगह देखियो कितना आ गया, आपका 7π/6 आ गया, यानी x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n, और y की जगह कितना 7π/6 आ गया। तो यहाँ पर आपके व्यापक हल क्या बन गया, देखिए एक आपका ये व्यापक हल बन गया, या एक ये आपका व्यापक हल है जहाँ n बिलोंग्स टू z, ओके। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को जो दोस्तों सोल्व किया जाता है। समझ आया है तो ठीक है, नीचे कमेंट करो, नहीं तो आप इससे जितनी भी पहले की एक्सरसाइज की हुई है उनको एक बार अच्छा प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये जो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। धन्यवाद। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। इसमें देखिए निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला, यानी ये जो आपका इक्वेशन दे रखा है इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, सर्वप्रथम इस इक्वेशन के फैक्टर कर देने हैं, और इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर करते हैं उसी प्रकार से इसके फैक्टर करने हैं, और फिर हम वहाँ से क्या निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो आपका ये जैसे 10 2x है, या एक और एक्स्ट्रा टर्म आएगी उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इन सबको एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम लिखना है दिया, ये दिया है, उसके बाद इसको जब मैं इस साइड लेकर आता हूँ
तो यहाँ पर होगा क्या, उसको ध्यान से समझिए। साइड चेंज करेंगे, देखिए यानी पक्षांतरण करेंगे, तो ये आपका प्लस का है, इस साइड आकर किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये माइनस का है, इस साइड आकर प्लस का हो गया। ओके, इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद दोस्तों हम फॉर्मूला जानते हैं अपना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ थीटा की जगह क्या है आपका 2x है, यानी ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर 2x बन गया, ये आपका पूरा टर्म, और साथ में कौन बैठा है, टेन 2x बैठा है। अब यहाँ भी टेन 2x है, यहाँ भी टेन 2x है, तो देखो टेन 2x को हम इन दोनों से बाहर लेंगे, तो यहाँ टेन स्क्वायर में से टेन 2x बाहर गया, क्या बच जाएगा, टेन 2x बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इक्वल टू क्या है आपका 0 है। अब देखो ये फैक्टर हो गए ना, मैंने आपको बोला था कि हमारा यहाँ पर पर्पज क्या है, इसके फैक्टर करने। अब फैक्टर होने के बाद जब इक्वल टू 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि आपका टेन 2x इक्वल टू 0 या टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इनको अलग अलग इक्वल टू 0 के लिखना है। देखो दोस्तों आपका टेन 0 कब आता है, टेन 0 आता है दोस्तों आपका n पाई के लिए, और यहां पर इस 1 को मैं दूसरी साइड लेकर आऊंगा, तो ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। और -1 कब आता है, ध्यान से सोचिए। देखिए हम जानते हैं कि 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है। अब इसको मुझे माइनस करना है, तो आप अपने चतुर्थांश को याद कीजिएगा। आपके पास ये 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में आपके सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका जैसे फर्स्ट में थीटा है, इसको ऐसे याद रखेंगे ASTC से। सेकंड में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें आपका टेन कोट पॉजिटिव होता है। S का मतलब साइन, T का मतलब टेन, और इसमें आपका कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। ओके, ये तो जोड़ा रहेगा, साइन का जोड़ा कोसेक, टेन का जोड़ा कोट, कोस का जोड़ा सेक। ओके, आप बस ASTC से इनका जो मुख्य है उनको याद कर लो। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, यह जो 1 है ये नेगेटिव वैल्यू के रूप में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, अन्य कोई भी यहाँ पे होगा ना उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो हम यह जो आपका एंगल है यहाँ पे कितना π/4 है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले आते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को लाना है फट से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपका पाई माइनस एंगल करना पड़ेगा, पाई माइनस π/4। अब देखिए π/10 π/4 का वैल्यू कितना है, 1 है, लेकिन ये किस में आ गया अब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये कितना हो जाएगा, -1। इसको सोल्व कीजिएगा, पाई माइनस π/4 को, तो कितना आएगा आपके पास दोस्तों, 3π/4 आएगा। ओके, समझ आ गया। तो ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ दिक्कत आती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि करना है क्या यहाँ पर। तो अब आपका दोस्तों ये क्या बन गया, टेन 2x बराबर टेन 3π/4, और यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका 2x बराबर कितना है, n पाई है। देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, अपना थ्योरम से जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। किस प्रकार से, ऐसे 10x बराबर 10y से हम अपना जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या होता है, x बराबर आपका n पाई प्लस y लिखा जाता है। ओके, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना है आपका, यह वैल्यू है। यहाँ x की जगह कितना है, 2x, ये ध्यान रखें, बस यही महत्वपूर्ण बात है। तो n पाई प्लस y की जगह कितना दोस्तों, 3π/4 है। हमें क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन में यानी व्यापक हल में अपना x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे, तो इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ भी सेम टू सेम 2 को इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 3π/4/8 आ गया। तो आपका यहाँ पर हम लिख देंगे अंतः व्यापक हल क्या निकले हैं, n π/2 या आपका n π/2 प्लस
3π/8 है। बस यही आपका क्वेश्चन है जो कि हमने सोल्व कर दिया। इसी के साथ दोस्तों लिख देंगे कि यहाँ n जो है बिलोंग्स टू आपका z है। ये रहा आंसर, देखिए x बराबर nπ/2 ये रहा, और उसके बाद nπ/2 प्लस 3π/8 nπ/2 प्लस 3π/8। धन्यवाद। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। अभी क्वेश्चन नंबर 9 को ले रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0 आपका ये इक्वेशन दे रखा है, यानी जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। उसको समझते हैं जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा के उसके बाद जब आप देखेंगे तो कुछ बाहर कॉमन आएगा, यानी इसके आपको क्या करने हैं, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके फैक्टर कर देने हैं। फैक्टर मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या। अब देखो हम फॉर्मूला लगाने के लिए ध्यान क्या रखते हैं, हम एक छोटी सी बात का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर यदि मैं इन दोनों को एक साथ लूंगा तो ये क्या आएगा। देखिए जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा अच्छा रहे। फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका, यहां सर्वप्रथम लिखना है, आपको दिया है, उसके बाद ये आपको फॉर्मूला लगाना है। साइन ए प्लस साइन बी बराबर आपका 2 साइन ए प्लस b/2 मल्टीप्लाई कोस आपका a माइनस b/2 होता है। तो इसके अनुसार हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सोचना है। देखो इन दो के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पर जब ये बनेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका x प्लस 3x 4x/2 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपका x माइनस 3x/2, या इसको आप a ले लीजिए, यानी 3x माइनस x एन 2x/2 आएगा, x आएगा। तो फिर देखो ये जो आपका टर्म बनेगा, क्या फिर यहाँ पे यह जो टर्म बनेगा इसमें से कुछ बाहर कॉमन आएगा। दोस्तों बाहर कॉमन नहीं आएगा, यानी इन दोनों को एक साथ लेने से काम नहीं हो रहा है। ओके, ऐसे डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, आपको और अच्छा समझ आएगा। यहाँ क्या आएगा दोस्तों, आपका आएगा यह कितना 4x/2 कितना 2x आ गया। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका 3x माइनस x 2x/2 कोस x आ गया, और ये क्या है आपका कोस 5x है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, यानी फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करें फिर, देखिए आपके फैक्टर होंगे। फैक्टर कैसे होंगे, आप इन दोनों को एक साथ लो, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो दोस्तों आपका a बराबर कितना बन गया, यहाँ पे 5x बन गया, और b बराबर कितना x बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई साइन a की जगह 5x, b की जगह x 5x प्लस x कितना 6x/2 कितना बन जाएगा आपका 3x बन जाएगा। ओके ठीक है, और यहाँ पर 5x माइनस x कितना 4x, इसके लिए बात कर रहे हैं कोस के लिए, /2 कितना 2x बन गया। अब ये तो हमने किसको काम में लिया, केवल इसकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को काम में लिया। आपका साइन 3x तो जैसा है वैसा ही बैठा है ना, इक्वल टू क्या है आपका दोस्तों 0 है। ओके, अब देखो यहाँ भी साइन 3x है, यहाँ भी साइन 3x है। साइन 3x को मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 2 कोस x बच गया, कोस 2x बच गया। ओके, यहाँ पे क्या बच गया आपका 1 बच गया इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टर हो गए, फैक्टर कैसे हुए ध्यान से समझना। यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इक्वल टू 0 है, दो टर्म इस प्रकार से फैक्टर के फॉर्म में दे रखी है, मल्टीप्लाई के रूप में दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं इनको अलग अलग इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बस यही आपका यहाँ पर पर्पज था, और जो हमारा पर्पज है जो अभी पूरा होने जा रहा है। दोस्तों साइन आपका 0 कब होता है, साइन 0 होता है आपका n पाई एंगल के लिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1 को इस साइड भेजेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई कोस 2x बचेगा, और यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई में जब इसको यहाँ लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब देखो कोस -हाफ कब होता है, तो पहले आप ये पता करो कि कोस हाफ कब होता है। तो दोस्तों कोस आपका जो पाई बाई
3 है वो कितना होता है आपका 1/2 होता है, यानी कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस का बनाना है, जो 1/2 है। तो इसके लिए हम अपने किसको काम में लेते हैं, चतुर्थांश को। चतुर्थांश देखिए कितने हैं आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 चतुर्थांश। इसको ASTC नियम से याद रखिए। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन और कोसेक, और टी का मतलब टेन, और सी का मतलब आपका कोस, और ये आपका टेन, ये आपका साइन। देखिए कोस जो है वो आपका फर्स्ट में पॉजिटिव होगा और किस में, फोर्थ में पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेकंड में जो एंगल दे रखा है इसको सेकंड में ले आते हैं। जैसे यहाँ पे थीटा बराबर कितना है आपका π/3 है। ओके, इसको देखिए थोड़ा समझने में टाइम लगेगा हो सकता है। तो फर्स्ट से सेकंड में लाने के लिए हम क्या करते हैं, π - θ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे एंगल को कोस π - कितना π/3, तो ये आपका क्या देगा दोस्तों, देखो कोस π/3 का कितना है 1/2। ऐसा करने से किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव है आपका, साइन और कोसेक, यानी आपके बाकी सभी नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा, कितना आएगा, ये 2π/3 आएगा। यानी यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2x बराबर कोस 2π/3 लिख सकते हैं। ओके, कैसे लिखा ये आपको समझा दिया मैंने। और यानी सारे वीडियो देखिए, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जितना मैंने मेरा हो सकता है उतना मैंने पूरा कोशिश किया है। यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, sin 3x बराबर sin nπ चल रहा है। ओके, अब आपका यहाँ से क्या मतलब निकला, इसका क्या मतलब है, 3x बराबर आपका nπ। देखो जब यहाँ पे nπ के फॉर्म में डायरेक्ट मिल रहा है तो वहां तो आपको डायरेक्ट एंगल का एंगल के साथ कंपेयर कर देना। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको थ्योरम काम में लेना है। देखिए आपका जो पीछे थ्योरम दे रखा है, यहाँ पर थ्योरम नंबर 2, इसमें क्या है, जब आपका cos x = cos y है तो आपका जनरल सॉल्यूशन किससे लिखा जाता है, x = nπ ± y से लिखा जाता है। तो यहाँ x की जगह देखो कितना है आपका 2x है, y की जगह कितना 2π/3 है। तो यहाँ x की जगह कितना 2x, ओके, यहाँ पर x की जगह कितना 2x, y की जगह कितना, वो हम यहाँ लिखेंगे 2nπ ± y की जगह 2π/3 है। ओके, हमें यहाँ पर देखिए जनरल सॉल्यूशन में केवल किसका वैल्यू चाहिए होता है, x का। तो x का वैल्यू लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो और का मतलब यह होता है हिंदी में, ठीक है। यह जो 3 है इसको दूसरी साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में होता है, दूसरी साइड किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। यहाँ देखो x चाहिए तो ये 2 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। यहाँ 2 / 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 आपका 2π/3 है तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, केवल π/3 आ जाएगा। तो अब हम लिख देंगे अंततः इसका व्यापक हल आपके पास क्या मिला है, nπ/3 या nπ ± π/3 है। और जहां आपका साथ ये भी लिखना है, n जो है वो बिलोंग्स टू क्या है, z है। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। x बराबर कितना है 9 का nπ/3, ये रो सर nπ/3। उसके बाद क्या है nπ ± π/3, nπ ± π/3। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे ये तो आप नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। धन्यवाद।